नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यानी आज जो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं हम लोग 28 है, 27 कर चुके हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे और जान भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो सबसे पहले डीआई और स्टैटिक के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि समय की बर्बादी न हो कि फिगर हमको क्या करना पड़ता है, ड्रा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डीआई से संबंधित है। ये पाई चार्ट का है, सॉरी पाई चार्ट नहीं, ये बार चार्ट का है क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, विभिन्न कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। अब वो लड़के और लड़कियों की संख्या किसमें है, हजारों में। आ रहा समझ में। विभिन्न कॉलेजों में दिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या को ही हमको क्या करना है, कोई प्रश्न के अनुसार निकालना है। तो इस पे आधारित पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, सभी कॉलेजों में मिलकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। लड़कियों की औसत संख्या पूछ रहा है। देखिए जो ब्लू में है, नीले रंग में है, ठीक है, यहाँ देखिए वो लड़कियों को दर्शाता है संख्या, ठीक है। और वहीं पे जो ब्लैक कलर में है, ब्लैक में कौन से दर्शाता है, लड़कों की संख्या दर्शाता है। तो लड़कियों का कहा है कुल संख्या का औसत कितना होगा। आ रहा समझ में। तो देखिए ये लड़की, ये फिर ये लड़कियां, ये आ रहा समझ में। इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। औसत कर रहा है तो जितनी संख्या होती है उतने से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। औसत निकालना आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है 25, ये हो गया। दूसरा ये हो गया 30, ठीक, प्लस ये कितना आ जाएगा 20। सारा समझे, 1 2 ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये 30, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए ये कितना है आपका 32.5 प्लस 32.5। आ रहा समझ में। फिर से देख लीजिए क्या दिया है लड़कियों का, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 20, 30 20 25 30, ठीक है। और उसके बाद क्या है 30 है, फिर 32.5 है। इन सबको अब जोड़ के हम क्या करेंगे, जितनी संख्या होगी देखिए 1 2 3 4 अभी 5, 1 2 3 4 5 है, 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आ रहा समझ में। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 137.5 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए दशमलव घटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। अब ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब काटते हैं हम, ठीक है। काटिए, 5 एक 5 0, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, ठीक है। 5 सत्ते 35, देखिए 3 यहाँ 37 था। सारा समझ में कितना है 35। अब देखिए 2 5 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 5 25, ठीक है। अब फिर कितना होगा 5 25, यानी कितना आ रहा है 55/2 आ रहा है। देखिए 55/2, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद क्या करेंगे 0.0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारा ये 55 आया है, ठीक है। और संख्याएं किस में दी है, हजार में दी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हजार में दी है, यानी हजार में दिया है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में रहेगा ये 1000, 1 2 3। तो ऐसे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 3। आ रहा समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वही सब लिख लेंगे। हजार में दिया तो हजार लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 2 बचे 10, कितना 0 बचेगा 2, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 275.00, ठीक है। यानी 27,500 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक, आ रहा समझ में। यहाँ पे हजार में दिया देखिएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको लिख लिए हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना है। डीई में कुल लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की बात हो रही है केवल। तो डीई है ना, इसमें लड़कियों का डीई तो कितना है, देखिए डी में कितना है लड़की, यहाँ देखिए 30 है, तो 30 कर लिए। डी और ई की बात हो रही है, डी और ई की, ठीक। कुल का नाम प्लस कर लिए हैं, 30 हो गया, प्लस कर लिए। और यहाँ पे देखिए ई में कितना है, ये 32.5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब चलिए ए बी सी कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब लिख लेते हैं लड़कियों का है, ए कितना है 25, बी कितना है 30 और सी कितना है 20, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, 30 30 कितना आ जाएगा 60, 62.5 आ गया ये, ठीक है। ये कितना आएगा 30 20 50 75, ठीक है। तो हम क्या करना, 75 कह रहा है ना, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो लड़कियों का संख्या इस का कह रहा है, इनका प्रतिशत। तो इनका प्रतिशत कर रहा है, इनको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं पूरा जोड़ के, उसके बाद प्रतिशत पूरा 100 कर देंगे। आ रहा होगा आप लोग समझ में। इसको साल कीजिए, 25 चौको 100, 25 तिया 75, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए, 4 बचे 20 का 0 हासिल, 2 4 दूनी 8 2 10, 10 का 0 हासिल,
एक 4 छक्के 24 और एक 25, ठीक है। तो कितना नीचे कितना है 3 है। आ रहा समझ में, इनका गुणा किए हैं और 3 से अब भाग देंगे। अब कितना आएगा देखिए 3 8 है 24, ठीक है। यहाँ जाएगा 10, 3 3 का 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3, यानी इसका कितना प्रतिशत आएगा 83.3, यानी लगभग में पूछा है लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो 83 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये दूसरे का है। चलिए अब तीसरे का देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा करा सभी कॉलेजों में मिलकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। सारा समझ में, देखिए हम क्या करते हैं इन सबको लड़कों का और लड़कियों का क्या करेंगे, पहले इन दोनों का जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लड़कों का देखते हैं। लड़कों का क्या है, यहाँ देखिए ब्लैक वाला 22.5, ठीक है। उसके बाद ये है 25 है, ठीक। उसके बाद 25 हो गया, उसके बाद 30, उसके बाद 22.5, फिर 22.5। अब इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब लड़कियों का लिख लेते कितना है 25, उसके बाद 30, यहाँ देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ जाएगा 32.5। अब सबको जोड़ लीजिए। अब इनको हम जोड़ के क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर पूछ रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है। तो आप क्या करोगे, आप सब जोड़ लोगे, ठीक है। आ रहा समझ में, जोड़ के इसको माइनस कर लोगे। देखिए अगर आपको फिगर से कुछ दिक्कत हो रही होगी तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वो संख्या बताइए। तो इसके लिए क्या कहेंगे, माना संख्या x है। तो कह रहा है प्रश्नानुसार किसी संख्या में, तो संख्या x माने कह रहा है 21 जोड़ने पर, ठीक। पर उसके बाद कह रहा है जोड़ने पर वो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, यानी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, यही कह रहा है। संख्या कह रहा है ना, तो इधर भी संख्या इधर भी संख्या, तभी तो अपनी संख्या 7। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम इधर लेके आएंगे, अच्छा इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए x माइनस 3x को एक तरफ कर देते हैं, और -7 और -21, तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू माइनस 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 सिंबल रहेगा, हम तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसे काट दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका 28 हो गया। कहने का मतलब जो वो संख्या है वो क्या है 14 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। देखिए कह रहा है भेड़ और गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भेड़ों की संख्या क्या है, माना इधर माना भेड़ों की संख्या x है और उसका गड़ेरियों की संख्या y है, ठीक है। और प्रश्नानुसार देखते हैं, ये मानना पड़ेगा तब जाके होगा। माना भेड़ों की संख्या हो गया, गड़ेरियों की संख्या हो गया। पहला अब देखिए पहला क्या है, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में 16 पैर हैं। तो बताइए भेड़ के कितने होते हैं पैर 4, तो यहाँ देखिए 4x कर ले रहे हैं। गड़ेरिया कितने पैर होते हैं 2, तो 2 y कर ले रहे हैं। आ रहा समझ में, भेड़ों की संख्या इतनी है तो 4 है इनका पैर, तो 4, इनका 2 पैर है तो 2x 2y, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको साथ में 16 हो जा रहा है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि सिरों की संख्या भी है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है सिरों की संख्या, तो बताइए सिर दोनों का है, भेड़ का जो सिर होता है एक ही होता है, गड़ेरिया का क्या होता है एक ही होता है। तो हम क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, देखिए कह रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब गड़ेरिया का पैरों की संख्या जो थी, ये पैरों की संख्या इसके संख्या से 10 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर की संख्या 6 होगा तभी तो ये 10 होगा। क्वेश्चन आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये प्रथमानुसार शर्तानुसार आया है, ये द्वितीय शर्तानुसार आया है, तो हम केवल प्रश्नानुसार लिखिए। अब इनको सॉल्व कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन भेड़ों की संख्या होगी, तो भेड़ की संख्या क्या मानेंगे ये, यानी ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। जब इसको काटेंगे तभी तो x का मान आएगा, x का पूछ रहा भेड़ों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा तभी जल्दी से निकलेगा। अब चलिए अब क्या करते हैं, ठीक है। अब इनमें गुणा कर लेते हैं 2 से, ठीक है। 2 यहाँ रहेगा तभी तो कटेगा, तो हम 2 से इसे कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ इधर कर देते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। और जब हम यहाँ पे गुणा किए, देखिए किससे गुणा किए 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 दूनी 12। आ रहा समझ में। अब देखिए अब क्या करें, काट के माइनस कर देंगे, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आराम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा
x इक्वल टू 2, यानी भेड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। आ रहा समझ में? इस तरह से हम इसको लगाए हैं। अब बताते हैं इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होती है देख लीजिएगा। ट्रिक में हम बता रहे हैं। क्या पूछ रहा है? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है ना। तो भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो लिखिए भेड़ों की संख्या बराबर क्या किया जा रहा है? 2 गुणे सिरों की संख्या, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा? सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या। आ रहा समझ में? बटे 2, ठीक, यही है। अब सिरों की संख्या हम रख देंगे। सिरों की संख्या कितना दिया है? 10 दिया है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 10 माइनस पैरों की संख्या कितना दिया है? 16 दिया है, बटे 2, ठीक है। आ रहा समझ में? तो 10 दिन कितना होता है? 20 माइनस 16 बटे 2 कितना आ जाएगा? 4 बटे 2, काट दीजिए 2, यानी भेड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। उस मेथड से लगाए थे तो भी 2 आया था, और ट्रिक से भी लगाए हैं तो 2 ही आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा? दोहरा कर रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि, इसको कैसे लगाएंगे? क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत में ना। तो कह रहा है दोहरा, कोण को दोहरा कर दिया जाए, यानी 100 था ना तो उसको 2 कर दिया है। देखिए 100 था तो इसको दोहरा कर दिया, 2 कर दिया है, यानी 2 गुना कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए 100 गुणे 100 बटे 100, यही करते हैं ना। इसको क्या करते हैं? ऐसे यहाँ पे 2 गुणे 100 कर सकते हैं, दोहरा कर रहा है तो देखिए अब क्या हो जाएगी? 200, और इससे ये काट दीजिए प्लस 100, कितना हो जाएगा? 300% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन जब आप समझेंगे ठीक से तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है। हम फिर से बताना चाहते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो कहेगा जब लंबाई चौड़ाई या किसी चीज में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक, तो कितना हम कमी करें कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। इसके लिए हमेशा जैसे 20% वृद्धि कर रहा है ना तो ऐसे कर देते थे, आ समझ में। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कितना हम अगर 2 गुना कर रहे हैं चाहे 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि कितना कम किया जाएगा कि उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव न पड़े। आ समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि वहाँ कन्फ्यूजन न हो। देखिए कह रहा है यदि गोलक की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन कितने % वृद्धि होगी। देखिए इसमें भी कह रहा है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि कितना कमी करेंगे कि उस क्षेत्र में वृद्धि होगा, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करा। तो फिर से इसका भी ऐसे ही ट्रिक लगेगा। क्या होगा? आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या दिया है? 50%। क्या करेंगे? इसे करें 2 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50, ठीक है, बटे 100। आ रहा समझ। ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25 तो क्या हो जाएगा? 125%। देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि शून्येतर x के लिए x² - 4x - 1 = 0 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? देखिए एक दिया है ये x² - 4x - 1, ठीक है, = 0। एक दिया है x² + 1/x², ठीक है। तो हम बताए थे फार्मूला आपको कि a² + b² का क्या होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका फार्मूला बताए थे आप लोग। क्या बताए थे? a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी पे इसको लगाएंगे हम। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे? लगाइए। क्या हो जाएगा? x - 1/x का स्क्वायर प्लस 2 और a b क्या हो जाएगा? x × 1/x, x से काट दीजिए, कितना होगा? x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। आ रहा समझ में? इतना आपको रहने देना। अब चलते हैं इसको देख लेते क्या करते हैं। इसको क्या करते हैं हम? x² - 1 = 4x कर देते हैं। आ रहा समझ में? अब x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 1/x = 4। आ रहा समझ में? अब देखिए इतना आया कि नहीं? अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x - 1/x = 4। आ गया समझ में? कैसे आया है देखिए, यहाँ बता रहे हैं x² - 1/x दिया ना, सॉरी पूरे का x दिया है। तो हम क्या करते हैं? इनको अलग अलग करते हैं, x² /x और -1/x ऐसे किए हैं। तो एक x तो नहीं बच गया, ये किए हैं यहाँ पे। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या करते हैं, अब ये जो मान है ना हम यहाँ रख देते हैं। आ रहा कुछ समझ में? कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं, क्योंकि इसी का मान पूछ रहा था। यहाँ जब हम रखेंगे इसके जब क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 × 4 = 16, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? यहाँ से हम क्या किए हैं सब समझ में आप लोग को आ जाएगा। चलिए अब तो इतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे। नेक्स्ट कर रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3 संबंध 4 संबंध 5 है तथा उसका परिमाप 144 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज की लंबाइयों का अनुपात दिया है। आ रहा समझ में? क्या अनुपात है? 3 संबंध 4 संबंध 5, ठीक है। और उस त्रिभुज का परिमाप दिया, परिमाप कितना दिया है?
144 दिया है, ठीक है। और लास्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। आ रहा समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमाप दिया है ना, हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या था, तीनों भुजाओं का योग। आ रहा समझ में। वहां से भी लग जाएगा, ऐसे भी लग सकता है, हम ऐसे भी लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, देखिए ये अनुपात दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज है। क्या है, ये संपूर्ण त्रिभुज है, क्योंकि सबसे बड़े वाले को हम कोण मान लेते हैं। आ रहा समझ में। और इसको लंब और इसको आधार मान लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, देखिए 3x + 4x + 5x योग परिमाप कितना दिया, 144। आ रहा समझ में। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर लिए ये क्या परिमाप है, आ रहा समझ में, दिया है परिमाप। अब इसको साथ कीजिए, 4 3 7 7 5 12 12 x = 144। तो x = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ रहा समझ में। x = हमको 12 मिल गया। तो अब देखिए अनुपात जो दिया है, तो इसको हम लोग यही मानते हैं ना, 3x देखिए यहाँ रखे थे, 4x यहाँ 5x यहाँ रखे थे ना, और इन सब का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, बढ़ती है। इसमें देखिए x की जब 12 रखेंगे तो बढ़ती है 36, इसके लिए 12 चौको 48, इसके लिए 12 पचे 60। अब हमको ये मिल गया, ठीक है, अब मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले हम बताए थे जो, उसको देख लीजिए। अब इतना मिला था ना, ठीक है, यक्स का अभी नहीं हम करते हैं, पहले इसको साल को लेकर बताते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, कौन सा त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे बताए थे ना, यही से पता चल जाएगा कि ये संपूर्ण त्रिभुज है। तो देखिए 1/2 गुणे आधार क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे, इसको आधार, इसको लंब, कुछ भी मान सकते हैं। तो 36 × 48, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 18 दूनी 36। अब इनका गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 18 8 है 144, 144 का 4 80 14, 18 6 18 3 18 चौको 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 1 8, यानी 86 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया, क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आ रहा होगा आप लोग समझ में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा है ना ये संपूर्ण त्रिभुज है, लेकिन हम संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए हैं। कैसे लगाए हैं, अब ये बताएं कि यहाँ पे जो अनुपात दिया है ना, तो ये अनुपात हमको बताता है कि ये क्या है, संपूर्ण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि जब हम निकालेंगे इसको, जब हम कर्ण मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर + आधार का स्क्वायर, तो हम दोनों कर देंगे, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 4 चौको 16 3 3 9 16 9 कितना, तो 25 होता है, यानी दोनों क्या बराबर हो जा रहा था, ये संपूर्ण त्रिभुज है। आ रहा समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, संपूर्ण त्रिभुज का परिकेंद्र, ये संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी या परिकेंद्र कह रहा है, यानी तीनों शीर्षों से होके वृत्त खींचा जाएगा। तो इसका जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण के मध्य में होगा। आ रहा समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण का मध्य बिंदु, ये होगा उसका परिकेंद्र, ठीक। चलिए अब ये कैसे निकलेगा, दो भुजाओं का क्या कर दीजिए, लंबादा कर दीजिए, अब लाएंगे तो यहाँ काटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज को 12% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मानते हैं क्रय मूल्य, कमीज का क्रय मूल्य बराबर यक्स। कह रहा है बेचने पे, पहले बेच रहा है कमीज को 15% पे, तो यक्स का क्या कर दिया जाएगा, लाभ है दोनों जगह 115/100, ठीक है। अब दूसरे पे फिर से एक कमीज को 15% लाभ पर और 70% लाभ पर, मतलब 2 बार लाभ पे बेच रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 117/100, तो कह रहा है तो बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर हो रहा है। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ अंतर कर दीजिए 3। आ रहा समझ में, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही करेंगे। मानते हैं क्रय मूल्य क्या है, यक्स है, ठीक। अब कह रहा है उस पे उस कमीज को बेच रहा है, तो 15% लाभ, फिर 17% लाभ पर जब बेचेगा, और चाहे बेच रहा है तो 3 का अंतर आ रहा है, मतलब 3 आ रहा समझिए, मूल्य में 3 का अंतर आ रहा है। ऐसे कर लेंगे, साफ करेंगे। और इसका एक अलग ट्रिक होता है, क्या होता है ट्रिक, वो बता दे रहे हैं, ये आप साफ कर लीजिएगा, ट्रिक बता दे रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर, यहाँ दिया ना यक्स, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, होगा 100/, ठीक है। अब ये लाभ दिया है ना, ठीक है, तो जब लाभ रहता है तो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 17 माइनस क्या हो जाएगा 15, ठीक है, गुणे कितना दिया है, अंतर 3 दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम क्या किए, क्रय मूल्य का एक ट्रिक है, ट्रिक पे हम रखें, ये आप कर लीजिएगा, ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ऐसे ही करेंगे ट्रिक पे। देखिए पहले क्या है, प्रतिशत में दिया है ना, क्या दिया है, 17% और 15% लाभ है दोनों, तो प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए हम 100 ऊपर कर दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए दोनों लाभ जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब एक लाभ और एक हानि होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाभ दोनों तो माइनस कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 गुणे 3, देखिए इसका क्या हो जाएगा 50, 50 3 5 3 15, 150 रुपये। ठीक है, इसका क्या कितना आएगा 150 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ये भी बता दिए और इसका ट्रिक भी बता दिए, ट्रिक्स लगा लीजिएगा। यहाँ लाभ लाभ तो माइनस, अगर यहाँ लाभ और हानि होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, चलिए हानि होगा तो भी क्या होगा माइनस से होगा, सेम सिंबल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियां बेचता है। यदि एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है तो उसे निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत होगा। कह रहा है हानि या लाभ का प्रतिशत, हानि या लाभ का प्रतिशत। ठीक है, देखिए जब इस तरह का कंडीशन होता है ना कि एक को क्या हो 10% का लाभ और दूसरे को 10 की हानि हो, तो ऐसा व्यापार करने में, ऐसा बिजनेस करने में हमेशा हानि होती है। आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, अभी बताएं कैसे। और इसके लिए क्या होता है, कैसे लगाया जाता है 10 का स्क्वायर। कह रहा है ना 10% का लाभ है तो 10 का स्क्वायर अपन 100 कर देते हैं। आ रहा समझ में? देखिए 10 गुणे 10/100, 10 दाम है 100 और 10 दाम है 100, यानी 1 आ रहा है। और हानि हम बताइए कि है तो 1% की क्या होगी हानि, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमेशा इसमें हानि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों का माध्य होगा। ठीक है, आपको ये पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ आपको देंगे तो आप क्वेश्चन समझिएगा। माध्य होगा, अब देखिए संख्याओं का सीरीज दिया तो हम बताए थे माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ के जितनी संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं तो माध्य आ जाता है। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5/4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लाट का परिमाप बताइए। देखिए भुजाओं का अनुपात, आयत के भुजाओं का अनुपात दिया है 5/4, इन सबको हम क्या मानते हैं 5x 4x मान लेते हैं। ठीक है, और दिया क्षेत्रफल दिया कितना, क्षेत्रफल दिया है 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर। ठीक है, और पूछ रहा है इसका आयत का प्लाट का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप ये पूछ रहा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 500 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे अनुपात दिया था, ये लंबाई और ये चौड़ाई। आ रहा समझ में? देखिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए 5x × 4x इक्वल टू 500। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 को 20 का स्क्वायर इक्वल टू, आ रहा समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 500/20, तो इसको काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा 25, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा 25, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ रहा समझ में? x इक्वल टू हमको 5 मिल गया। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, समय रख देंगे, 300 का मान आ जाएगा। आ रहा समझ में? देखिए यहाँ पे 5x है तो क्या कर देंगे हम 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5, x का 5 है तो 5 × 20। अब हमको भुजा मिल गया, लंबाई मिल गया कितना है 25 और चौड़ाई 20। अब परिमाप पर आयत तो परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा था ना आयत तो परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। तो 2 हो गया, लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई 20, जोड़ लीजिए। 2 गुणे कितना आ जाएगा, धनुष जोड़ने पे 45। ठीक है, 45 में कितना होगा 90, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कितना शेष बचेगा जब 3x³ - 7x² + 11x + 1 को, ठीक है, x + 3 से भाग दिया जाए। क्या क्या दिया देखिए, शेष बचेगा पूछ रहा है। 3x³ - 7x² + 11x + 1 को हम किससे भाग दे रहे हैं, x + 3 से। ठीक है, इससे हम भाग देंगे कितना शेष बचेगा, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए क्या देगा -3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब -3 को हम इन सब में रख देंगे, 3 × x की जगह पे क्या रखेंगे -3, 3 - 7 x की जगह पे -3 का स्क्वायर + 11 - 3 + 1। आ रहा समझ में? इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 3 × 3 × 3 = 27 -27 माइनस ये देखिए क्या ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस 11 3 33 + 1। अब इसको सॉल्व कीजिए 27 3 कितना माइनस माइनस 81 माइनस 7 9 63 माइनस 33 + 1। आरा समझ में? अब चलिए इनको जोड़िए कितना जाए 3 3 6 6 1 7। आरा समझ में? यहाँ देखिए 6 3 9 9 8 17 ठीक है माइनस है ये क्या हो गया +1। आरा समझ में? अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जीरो था ना सर, जीरो कर लीजिएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का मान ज्यादा है क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि x चलिए लिख लेते हैं, कर रहा है दिया है x y = x + 3 का होल स्क्वायर
वाई माइनस वन का वाई माइनस वन है, अब कह रहा है इसका मान बताइए, 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं यहीं पे, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x जहाँ रहेगा वहाँ पे हम इसको रख लेंगे, चाहे इसको यहाँ पे रख लीजिए, x है तो हम यहाँ 5 रख लेंगे, यहाँ पे 4 रख लेंगे। आ रहा समझ में, क्या रख लेना है, 4 रख लेना है। ठीक, चलिए अब देखिए सॉल्व कीजिए, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, -1 कर देंगे। आ रहा है नहीं समझ में, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, दिया है ना यहाँ पे, इसका मान पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे x और इसको y मान लेंगे। यहाँ पे देखिए वही किए हैं, x की जगह पे 5 और यहाँ पे y की जगह पे 4 कर लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 8, 8 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 टाइम 64, ठीक है, 3 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 छक्के 18 के 19, 192 क्या हो जाएगा इसका आंसर है, यानी इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 192 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाइयां 4:5 के अनुपात में है और उनके व्यास 3:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। आ रहा समझ में, तो क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, शंकु का रेशियो दिया है, शंकु का देखिए, तो पहले लिख लेते हैं, शंकु का ऊंचाई कितना दिया है 4 दिया है, ठीक, वहीं पे शंकु का व्यास भी दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है ना, तो इसको त्रिज्या में लिखेंगे तो क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या इसमें है ये मीटर सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया, केवल अनुपात दिया, ठीक है। अब उसके बाद बेलन का दिया, लिखिए बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 5 है, देखिए दिया है शंकु का ऊंचाई का इतना 4 और बेलन की ऊंचाई का 5 और दिया है, इसका व्यास दिया है कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है, सेंटीमीटर कर दीजिए अपने तरफ से। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन अपान बेलन का आयतन, मेंसुरेशन में मेन होता है इसके सूत्र याद रहेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अपान बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में क्या करेंगे, हम सब का मान रख देंगे। यहाँ देखिए ऊंचाई है तो ये एच से इसको डिवाइड करते हैं, ये आर से, आर समझे, ये एच है, यहाँ पे भी इतना तो आप लोग आता होगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, सीधे रख देते हैं, देखिए यहाँ पाई से पाई कट गया, आर समझ में। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/3 और क्या है शंकु है ना, शंकु का क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या कितना है 3/2, लिख लीजिए 3/2 का स्क्वायर, एच कितना है आपका, देखिए ऊंचाई 4 है, ठीक है। वैसे क्या करेंगे, यहाँ करेंगे त्रिज्या कितना है, देखिए बेलन का, बेलन ना लीजिए, बेलन का त्रिज्या कितना है 1 और 1 का स्क्वायर कर दिया है, अब ऊंचाई कितना है 5 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, या क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये 2 बार है ना स्क्वायर इंटू 4, अपान क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 5। आ रहा समझ में, देखिए 3 से 3 काट दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए, कितने बार 2 बार, फिर यहाँ काट दीजिए। अब देखिए क्या बच रहा है 3/5 बच रहा है, ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा 3:5, यानी इनके अनुपातों का आयतनों का अनुपात इतना आएगा, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का कह रहा है परिमाप और अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। आ रहा समझ में, ये हो गया ए बी सी डी। आ रहा समझ, इसमें ये कह रहा है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त बना लीजिए। ये हो गया अंतःवृत्त। एक कह रहा है परिवृत्त, परिवृत्त कैसे बनेगा, चारों सीधाओं को छूते हुए बनेगा, इस टाइप का बनेगा। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वर्ग की भुजा क्या है ए है, ऐसे कर लीजिए, माना वर्ग की भुजा ये है, आ रहा समझ, ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं, अंदर वाले वृत्त को ही अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इसका वो है, ठीक,
तो ये देखिए इस भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा ए मान लेते हैं, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पूरा। ठीक, तो अगर हम इसका आधा लें ये, तो ये क्या हो जाएगा, उसका बटे 2 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा देखिए यार भुजा के बराबर ये भी है, इसका व्यास अंतर्वृत्त का व्यास है ही, और ये किसके बराबर है, भुजा ए के बराबर, तो इसकी जब हम त्रिज्या लेंगे तो ए बाई 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आ रहा समझ में, कहने का मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ए बाई 2 होगी, तो लिख लेंगे अंतर्वृत्त की त्रिज्या ए बाई 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। सारा समझ में, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गया, जब त्रिज्या हमको मिल जाएगा तभी तो इनका क्षेत्रफलों का मान निकलेगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो है परिवृत्त की बात हो रही है, यानी ये बड़े वृत्त की, जो बाहर जो वृत्त बना है उसकी। अब देखिए अगर हम इसको पूरे को मिला देते हैं, ये देखिए तो जैसे ये इसका व्यास था छोटे वृत्त का, वैसे बड़े वृत्त का ये व्यास नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, आ रहा समझ में, त्रिज्या। अब देखिए ये इतने का क्या, ए बाई 2, ये पूरा भुजा है, कितना है, ए है, तो इसका जब इतना हम लेंगे तो ये ए बाई 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखिए हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, तो ये नहीं निकल जाएगा, इसका मान कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस के प्रमेय से। देखिए ओ और ए का मान हमको निकालना है, तो ये ओ और ए क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। आ रहा समझो, तो यहाँ पे भी कर दीजिए, ये क्या कीजिए जी, ठीक है, इसको जी कर दीजिए बस। आ रहा समझो, इसको जी मान लीजिए। तो चलिए अब निकालते हैं ओ ए का स्क्वायर, क्यों, कर्ण है, लंब कितना है, जी ओ का स्क्वायर लंब है, आधार कितना है, ए जी स्क्वायर, जी ए स्क्वायर। ठीक है, अब सबका मान रखिए, जीओ का कितना है, ए बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना है, ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान 4 प्लस ए स्क्वायर अपान 4। तब देखिए क्या है, ये बराबर है ना, और बराबर अंश भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओ ए का इतना आ रहा मान, इतना आ रहा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरे का अंडर रूट 2a स्क्वायर अपान 4। आ रहा समझ में। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ओ ए इजकल टू, ये देखिए अंडर रूट, इधर इधर देखिए अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा, ए अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है, ए अंडर रूट 2 अपान 2, ये आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे ये देखिए 2 और अंडर रूट 2 से गुणा कर देते हैं। आ रहा समझ में, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 अपान 2 अंडर रूट 2। आ रहा समझ में। अब यहाँ से निकाल लीजिए, इससे ये कट गया, यानी क्या आएगा, ए अपान अंडर रूट 2 आएगा। इसका मान कितना आ गया, ए अपान अंडर रूट 2। आ रहा समझ कैसे निकला है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, देखिए लिख लीजिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल अपान अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल को क्या माने, R2 मानेगा, तो इसका मान रखेंगे हमेशा पाई R2 का, पाई R स्क्वायर होता है ना, तो हम वो कर दिया R2 स्क्वायर। उसके बाद पाई R1 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि R1 कितना है, ए बाई 2। अब यहाँ पे रख दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, R2 का मान कितना है, ए अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब अंतर्वृत्त का कितना त्रिज्या दिया है, ये है ए अपान 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर अपान 2 और यहाँ पे ए स्क्वायर अपान 4। आ रहा समझ में, तो यहाँ से काट दीजिए, इससे ये कट गया, ये 2 1 2 2 2 4, यानी 1 अपान 2 आ रहा है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 संबंध 2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इक्वल टू 20 जेड हो तो जेड का मान बताइए। क्या दिया, देखिए 64 स्क्वायर दिया है तो माइनस 36 स्क्वायर इक्वल टू 20 जेड दिया, ठीक है, और जेड का मान पूछ रहा है। अब क्या करें, देखिए ये कोई फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, तो देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 जेड हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 28 हो जाएगा घटाने पे, ये क्या हो जाएगा, 20 जेड हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो अब क्या करें, 100 इंटू 28, ये 20 है तो इधर आ जाएगा 20 जेड। आ रहा समझ में। तो ये देखिए 20 बचे 100, 5 में 5 है 40। आ रहा समझ में, 5 40 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 क्या हो जाएगा, जेड का मान आएगा 140। इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है भिन्न 1/8, ठीक है, और 1/16 और 1/24 का लॉसअप पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? लॉसअप पूछ रहा है। तो लॉसअप पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या दिया पहले देखिए, 1/8, 1/16 और 1/24 का लॉसअप आ रहा है, का लॉसअप। तो जब इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो ऊपर वाले का लॉसअप निकालते हैं और नीचे वाले का मौसम निकालते हैं। आ रहा समझ में? अगर यहाँ मौसम आता तो ऊपर का मौसम निकालते हैं, नीचे का लॉसअप निकालते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, लॉसअप ऊपर क्या है, वो नहीं है तो वो निकल जाएगा, और मौसम है तो मौसम क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या हो, जो सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आज समझ में? वैसी संख्या जो होगी वो मौसम होगी। तो देखिए 8 ही तो है, 8 दूनी 16, मतलब 8 ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं को भी क्या करता है, डिवाइड कर देता है। या कहे तो वो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे 8 है, 8 है, 8 है 8, 8 दूनी 16, तो गुणनखंड करते हैं तो 2 का ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर था तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया तो लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 वर्ग सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर। आ रहा समझिए? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया है, क्या नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है तो कैसे वो निकलेगा। आ रहा समझिए? देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल होता है ना, यानी पहला विकर्ण कर लीजिए, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण अपन 2, ठीक है। अरे समझ यही है। देखिए इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा होगा या निकालना पड़ेगा हमको। अरे समझ में? तो हम क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, उसके बाद जाके हम भुजा का मान निकालेंगे। देखिए क्या है, समचतुर्भुज यही है ना, ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना है, 24 है। दूसरा विकर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। आ रहा समझ में? दूसरा जब हम ज्ञात कर लेंगे तब क्या हो जाएगा ये, ठीक है। जब निकाल लेंगे तभी क्या होगा, भुजा का मान निकलेगा। परिमाप कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो समचतुर्भुज परिमाप का मतलब क्या होगा, चार भुजाओं का योग। भुजा को मान में नहीं है तो भुजा कैसे निकलेगा, जब दूसरा विकर्ण आ जाएगा उसके बाद। देखिए कैसे, चलिए लगाते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है, 216, पहला विकर्ण कितना दिया है, 24, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। आयापान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको इधर लेके जाइए, 216 गुणे 2, ठीक है। या नहीं तो क्या करिए, यहीं पे काट दीजिए, 2 1 ने 2, 2 1 ने 2, 2 4 यानी 12, और 12 को इससे इधर भाग दे दीजिए। स्टेप गायब करना सीखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, ठीक, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 ने 4। आ रहा समझ में? अब कितना यहाँ बचेगा, 32 4 8 32, यानी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 18, ठीक है। दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 18 आ गया, तो हम लिख लेते हैं। ये पूरा कितना हो गया, 18 हो गया। 2 विकर्ण हमको मिल गए। अब क्या होगा, अब इन 2 विकर्णों से ही हम क्या करेंगे, इसका भुजा, समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये है भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब चलिए यहाँ से निकालते, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरा विकर्ण था, AC कितना था, 18 था, तो मान लेते वो है, तो ये जो OA है, ये देखिए O और ये आर समझ, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वैसे ये है विकर्ण है पूरा, B और D विकर्ण है, तो इसका आधा विकर्ण पूरा दिया, कितना दिया है, 24 दिया है, तो 24 है तो OB क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक, ऐसे लगाइए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये और ये पाइथागोरस का में लगाएंगे, तो ये निकाल AB, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और वो भुजा क्या होती है, इन दोनों जो संलग्न भुजाएं हैं, लंब और आधार, उनके योग के वर्ग के बराबर होती है। आ रहा समझ में? वही कह रहा था। यहाँ देखिए सबसे पहले निकलिए, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB का हमको निकालना है, ठीक। OA देखिए O और क्या है, O और A, OA है कितना है, ये पूरा 24 से कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस OB कितना है, ये पूरा देखिए OA देखिए ये पूरा कितना है, BD कितना है आपका 18 है, तो OB कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब निकालिए 12 कितना है, 144, A 81, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 225। आ रहा समझ में? तो AB का स्क्वायर है, AB बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 15
यानी ए बी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसकी भुजा कितनी आ रही है, ए बी का 15 आ रही है। ठीक, तो पूछ रहा था कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो हम जानते हैं ना इसका क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग जो होगा वही परिमाप हो जाएगा 4। और कितना है इसका, भुजा कितना आया है, यहाँ देखिए ये भी 15 आया, तो 15 चौको क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सारा समझ में, ऐसे ही करता है, ऐसे ही निकालेगा स्टेप बाय स्टेप, आपको बताना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, एक समखष्टभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा दिया, खष्टभुज का भुजा दिया, क्या है, समखष्टभुज की भुजा दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है इसी का बताइए, 6 इंटू √3/2 इंटू भुजा, यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो 6 इंटू √3/2 इंटू भुजा कितना है, 2 है, तो 2 काट दिया, क्या 6/3, यही क्या हो जाएगा इसका वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 105 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, अच्छा वर्ग मीटर। ठीक है, अब उसमें दिया है समांतर भुजाओं की लंबाई यों का क्रम दिया है। ठीक है, लंबाइयों का, तो क्या दिया है, पहला दिया है कितना कितना है, 9 मीटर है और 12 मीटर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यच क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यही इसी में हम रख देंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये और ये इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 9 + 12 इंटू ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 12 9 21 गुणे यच है। अब देखिए यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल निकाले दिया था, क्या था 105, रखते चले जाइए 105 और 105। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 105 गुणे 2 = 21 यच। अब 21 को इधर लेके आइए, 105 गुणे 2 बटे 21 बराबर यच। तो 21 बचे कितना होता है 105, यानी 5 दूनी 10, यच = कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही इसका ऊंचाई था, कितना आया, 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। देखिए समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज कर लीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फिगर कैसे बनता है, देखिए ये हो गया, ये समांतर भुजा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, वही कह रहा समांतर भुजाओं का योग, आ रहा समझ में। और इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, ये यच है, और इस समांतर भुजा मान लीजिए ए बी सी डी, यानी ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ठीक है, और ये यच क्या है, इसके बीच की दूरी है। वही कह रहा है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई कहिए। आ रहा समझ में ना, फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई कहिए। ठीक, आई होप कि आपको जितना आज पढ़ाया गया होगा वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।